कि जम्मू कश्मीर के 3 राज्य कर दो, एक लेह लद्दाख, एक जम्मू और एक कश्मीर, ऐसे कर दो। तो बड़ी आलोचना हुई, लोगों ने हंसाई भी हुई और फिर वो अभी बोलना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, लेह लद्दाख तो हो ही गया। अब पीओके आएगा तो देखो जम्मू अलग होगा ही। जम्मू तो वैसे भी हिंदू बहुल है। कश्मीर का जो क्षेत्र है वो इतना जम्मू से इतना कम है, तो भी उनकी विधानसभा की संख्या ज्यादा है, इसलिए सरकार तो कश्मीर की ही बनती है, जम्मू की बनती नहीं है। इसका व्यावहारिक हल क्या है, जम्मू को अलग राज्य बनाओ, कश्मीर को अलग बनाओ। तो इस रास्ते पर जा तो रहे हैं। तो संघ ने पहले ही कहा था, लेकिन उस सभी संघ ने छोड़ दिया। संघ की नीति क्या है, विरोध पकड़कर मत रखो, छोड़ दो उसको, मुद्दे को छोड़ दो। छोड़ दो माने उसके ऊपर अभी बात मत करो, जो कभी आएगा समय आएगा हो जाएगा। तो एक तो हुआ, लेह लद्दाख तो अलग हो ही गया राज्य, भले ही वो अभी यूनियन टेरिटरी है तो भी अलग तो हुआ ही। तो जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है अभी। तो आते जाते में ये तो होगा ही, जम्मू अलग होगा, पीओके आएगा तो कश्मीर बहुत बड़ा राज्य हो जाएगा। अब कश्मीर कश्मीर को हिंदू बहुल कैसे बनाना, ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसीलिए वास्तव में कई हल तो ये है। इसीलिए हाँ कई संघ कहता है कि बच्चे अधिक होने चाहिए बहुत बार मंचों से। हाँ हाँ, बिल्कुल 3 तो कम से कम होने ही चाहिए। अब समस्या तो हिंदू ही है ना, ये मुसलमानों को बताने की आवश्यकता पड़ती है। उनको तो एक कर आए और कहे कि नहीं नहीं, एक बच्चा नहीं, 2 तो चाहिए, तो कहेंगे भगवान आप समझते नहीं, अभी शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। हम्म। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट संघ का है, हिंदू ही समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। असंगठित हिंदू समस्या है अपने आप में, संगठित हिंदू सभी समस्याओं का हल है। अब संगठन के आधार क्या है, संगठित होने के आधार क्या है, वो एक बड़ी मीमांसा है कि संगठित होना। ऐसे तो मुसलमान भी संगठित ही है ना, तो होने के अलग है। उस उन आधारों पर माने हिंदुत्व की रक्षा, हिंदुत्व का अनुसरण करो, हिंदू बनो और हिंदू संगठित बने। इतना हुआ तो सारी समस्याओं का हल तुरंत है। परंतु देखो और अंततो गत्वा, गुरु जी का कथन है ना, मुसलमान मुसलमान लड़ेंगे, और लड़ ही रहे हैं ना, मुसलमान मुसलमान लड़ रहे हैं। उनमें से जो बचेंगे उनको और ईसाइयों को लड़ना होगा, वो लड़ेंगे, ईसाई और मुसलमान लड़ेंगे। तो अभी कल था, अनात्मवादी अनात्मवादी से लड़ता है, उसमें से जो बचेंगे उनको हिंदुओं के साथ लड़ना है, या हिंदुओं को उनके साथ लड़ाई करनी है। और वो लड़ाई प्रजा की होगी, प्रजाओं की लड़ाई होगी, मिलिट्री की नहीं होगी। अब जब प्रजाओं की लड़ाई होती है तो उसे यदि अधिलवन के सिद्धांत के अनुसार यदि वो अच्छी शास्त्रीय पद्धति से यदि लड़ी जाती है, भले ही गृह युद्ध हो, परंतु उसको भी यदि पद्धति से लड़ा गया तो उसका परिणाम अच्छा होगा। अगर नहीं, तब तक का गृह युद्ध की तैयारी हमने नहीं की और सही पद्धति से लड़ना ये यदि हमारा नहीं हुआ, तो जैसे महाभारत के विषय में भी तो ठुलघरिया जी ने कहा कि वो कच्चापन था, ऐसे इसमें भी कच्चापन रह जाएगा। लेकिन इस सिद्धांत के साथ सहमत करना विद्वत जनों को, समाज हितैषियों को, सर्वसामान्य लोगों को सहमत करना कितना कठिन है, कोई बात नहीं मानेगा।
कि गृह युद्ध की तैयारी समझ पूर्वक, बुद्धि पूर्वक करो। ये कौन मानेगा? अभी हिंदू संगठित होने के लिए तो मानता नहीं, मुसलमान की रिक्शा में मत बैठो कहने से तो मानता नहीं, एक बालक नहीं होना चाहिए, कम से कम 3 होना चाहिए, ये तो मानता नहीं है। तो फिर गृह युद्ध के लिए सज्ज होने की तो बात कौन मानेगा? नहीं मानता कोई। और नहीं, लोग नहीं मानेंगे तब तक ये होगा नहीं, क्योंकि ये कोई सैन्य से होने वाली बात नहीं है, शासन से होने वाली बात भी नहीं है। ये तो प्रजाओं की लड़ाई है। जी। ऐसी सारी बात है। इसलिए मुसलमान ये संपूर्ण विश्व के अभी सबसे बड़े कोई 2 दुश्मन, एक मुसलमान है और दूसरा ये वोकिज्म है। क्रिश्चियनिटी तो निपट जाएगी, उसको निपटना इतना कठिन नहीं है। सबसे कठिन वोकिज्म है, देखो, सबसे कठिन वोकिज्म है, क्योंकि वो अपने घरों में घुस गया है, अपने बेडरूम में घुस गया है, अपनी रसोई में घुस गया है, अपने अपनी पूजा और आदि सांस्कृतिक जो समारोह होते हैं उसमें घुस गया है, अपने मन में घुस गया है, विचारों में, भावनाओं में घुस गया है, अपनी बुद्धि में घुस गया है वोकिज्म। अब डायलिसिस करना भी कितना कठिन होता है, तो ये तो सारा बौद्धिक भावात्मक डायलिसिस करना है, कितना कठिन हो जाएगा। इस प्रश्न को ऐसे समझना चाहिए, ये पूरे राष्ट्र की ये समस्या है, और जिसमें वन एंड ऑल हम सब इसमें शत्रु पक्ष की तरह काम करते हैं। चलो, है और कैसे करना, संघ क्या है, संघ क्या करना चाहता है, और संघ वह काम कैसे करता है। जी। ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी और एक क्या हुआ है, पहले तो लोग अज्ञान थे, माने संघ के बारे में अज्ञान थे, और बहुत हुआ तो थोड़ा संदेह से, संशय से देखते थे। हाँ, पता नहीं गुप्त संगठन है और क्या होता होगा, अंदर शाखाओं में क्या सिखाते होंगे, और ये सारा ऐसा था एक। आज लोग पढ़े लिखे लोग इंटेलेक्चुअली संघ को जानने का प्रयास करते हैं। जो भी संघ की मुसलमानों के प्रति नीति, संघ है ना बहुत पुरातन पंथी है, और संघ हिंदुओं का, हिंदू कहते तो कम्युनल है, और ऐसे ऐसी बात करेंगे। जो मुसलमानों को नहीं चाहते वो भी कहते हैं संघ का मुसलमानों के प्रति ऐसा गलत रवैया है, ऐसा ऐसा है, और ये सब है। एक ये संकट निर्माण हुआ है। दूसरा, बीजेपी के थ्रू संघ को जानते हैं, तो और गड़बड़ हो जाती है। और संघ में जो कच्ची भर्ती होती है, कच्चे लोगों की भर्ती होती है, भाई शाखाओं में अभी अगर पता चल गया ना कि शाखा में उपस्थिति के कारण से पंचायत की या इसका टिकट मिल जाएगा, तो देखो कल शाखाओं की संख्या कितनी हो जाती है उपस्थिति की। तो इससे फिर मुख्य शिक्षक खुश होगा, अभी तो संख्या बहुत बड़ी है। और ये बहुत खतरा है, बहुत बड़ा संकट है कि इनको ना तो हम शाखा में आने के लिए मना कर सकते हैं, ना तो हम उनको ठीक कर पाते हैं, ना उनको हम ऐसे ढाल सकते हैं। वे निहित लाभ उठाने के लिए ही आए हैं, तो जब लाभ मिल जाता है तो शाखा में आना बंद कर देते हैं। फिर वो उल्टी इससे ऋण चुकाना है ना, तो सरकारी मदद कोई दिलवा देते हैं। और कच्चे लोगों को, हाँ सरकारी मदद लेने में, वो तो अपनी ही तो सरकार है, लेने में क्या कठिनाई है, लेने में क्या दोष है, ऐसा ले लेते हैं।
तो संघ की शक्ति कम होती है उस कारण से। तो ये बीजेपी अनिवार्य भी है, संकट भी है, अनिष्ट भी है। माने बीजेपी माने कोई भी राजकीय पक्ष, राजनीति में अगर इस प्रकार से भाग लिया तो संकट निर्माण होता है। तो संघ तो सभी क्षेत्रों में जाएगा, अर्थनीति में भी जाएगा, राजनीति में भी जाएगा, शिक्षा में भी जाएगा, सर्वत्र जाएगा। परंतु शिक्षा में जाओ तो इतना संकट नहीं पैदा होता जितना राजनीति में जाओ तो होता है। इसलिए वो अंदर से संघ क्या है, कैसा है, वो जानना चाहिए। नहीं देख रहे हैं, भावना पक्ष नहीं देख रहे हैं, भावना पक्ष बोले वो भी नहीं देख रहे हैं। वो इन मैं इसे इसलिए तो मैं कह रही हूँ, इंटेलेक्चुअली नोइंग संघ, संघ के बारे में बौद्धिक चर्चा करो। मोहन भागवत ने ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? अरे तुम चुप रहो ना, कम से कम। चुप रहना भी संघ की सेवा करना है। एक बार हमारे साधारण सभा में, विद्या भारती में, लोग उस समय नई नई बीजेपी की सरकारें और होता था तो बहुत शिकायत करते थे। बीजेपी के लोग ऐसा करते हैं, हमारा काम नहीं करते हैं, फिर वो वहां जाकर बदल जाते हैं। यहाँ शाखा पर तो स्वयंसेवक थे तो बहुत गुणवान थे, वहां जाकर उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और ऐसी बहुत शिकायतें करते थे। साधारण सभा में बहुत उल्टी सुल्टी चर्चा होती है। तो भाऊराव जी उस समय विद्या भारती के संरक्षक थे और संघ के सह सरकार्यवाह थे। उन्होंने कहा, देखो तुम बीजेपी के बारे में मौन रहकर ही सेवा कर सकते हो, बीजेपी की और देश की। मौन रहो कम से कम, क्योंकि तुमको वो मत तो बीजेपी को ही देना है, प्रचार बीजेपी का ही करना है, इसलिए शिकायतें मत करो। तो फिर वो अनुशासनबद्ध होते हैं इसलिए नहीं करते, सभा में चर्चा नहीं करते, लेकिन अंदर अंदर तो करेंगे ही ना, मनुष्य है अंततोगत्वा, इसलिए अंदर अंदर तो चर्चा होती ही है। फिर किस किस को संभाले? मोहन जी किसको किसको संभालेंगे? तो होता है ऐसा। तो ये ऐसा, इसको कहते हैं मुक्त संगठन, कानूनों के आधार पर नहीं चलता। ये देश भी कानून के आधार पर चलता है तो क्या चलता है फिर? तो संघ तो कानून के आधार पर नहीं चलता, संघ का संगठन मुक्त संगठन है, इसलिए उसको चलाना ये फतवागिरी से तो नहीं चलता। एक बार मैंने मोहन जी कभी इसमें भी सुनाते हैं ना भाई, बौद्धिक में या इसमें भी सुनाते हैं कि देखो हमने संघ ने स्वदेशी का बहुत आग्रह रखा है, लेकिन लोगों के मन में तो नहीं उतरा है। ऐसे अंग्रेजी माध्यम का, मातृभाषा का आग्रह रखा है, लेकिन लोगों के मन में तो नहीं उतरा है। ऐसे ऐसे 3 बच्चे होने चाहिए, लोगों के मन में नहीं उतरा है। तो हम जब प्रवास में जाते हैं तो किसी के घर में हमारा निवास होता है, तो हम हमारे कक्ष में तो बाथरूम में बिल्कुल पतंजलि की ये शेविंग क्रीम, पतंजलि की पेस्ट और पतंजलि का साबुन और ये सब मिलेगा। कभी गलती से ध्यान नहीं रहा और दूसरे बाथरूम में चले गए तो वहां तो कोलगेट और यही सब होता है। तो क्यों? अरे मोहन जी को तो नहीं देना होना चाहिए, बाकी घर में प्रयोग करेंगे। तो ऐसा, ये तो स्वदेशी की स्थिति तो ऐसी है। अंग्रेजी माध्यम तो खुल्लम खुल्ला दिख ही रहा है कि बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है। तो किसी ने पूछा कि तो आप ऊपर से आदेश क्यों नहीं निकालते कि संघ का स्वयं सेवक है तो घर में स्वदेशी का ही प्रयोग करना है?
या अंग्रेजी माध्यम में अपने बच्चों को नहीं भेजना है, ऐसा आदेश क्यों नहीं निकालते? तो मोहन जी ने बैठक में कहा, ये बैठक में पूछा गया प्रश्न था, तो मोहन जी ने कहा कि जिस सरसंघ चालक के आदेश का पालन न हो, ये स्थिति निर्माण नहीं होने देनी चाहिए। ऐसे आदेश नहीं निकालना चाहिए जिसका कार्यकर्ता पालन ही न कर सके या न करे। तो कानून से नहीं चलता, क्योंकि उसके सामने कोई दंड नहीं है ना। दंड तो कानून और न्याय और दंड, ये संघ में ऐसा नहीं होता जैसे सरकार में होता है। क्योंकि कहेंगे, हमारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सुनाते थे, शाखा में जाते हैं तो शाखा में अनुशासन का तो बहुत महत्व रहता है। इसलिए कोई स्वयंसेवक देर से आता है तो मुख्य शिक्षक उसको कहता है, क्यों विलंब से आया, कल समय से आना। वो सुन लेता है, हाँ समय से आऊंगा। दूसरे दिन फिर विलंब से आता है, फिर वो पूछता है मुख्य शिक्षक, क्यों विलंब से आए, समय से आओ। दूसरे दिन भी वो हाँ कहता है। तीसरे दिन विलंब से आए और पूछता है कि क्यों विलंब से आए, तो वो कहता है कल से नहीं आऊंगा, शाखा में ही नहीं आऊंगा। तो क्या कर लोगे? वो कोई परीक्षा में फेल करना थोड़े हैं कि अनुपस्थिति हुई तो फेल होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये मुक्त संगठन ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है। फिर कैसे चलता है? तो वो आना बंद कर देता है। तो फिर क्या स्ट्रेटेजी है? कार्यवाह जो होता है वो उसको मिलने के लिए जाता है, अरे भी क्यों नहीं आए, अरे वो तो इधर उधर की बात करता है, ऐसा था ऐसा था ऐसा था। दूसरे दिन फिर जाता है, अरे आज भी नहीं आए, अरे देखो ना मुख्य शिक्षक डांटता है, क्योंकि अनुशासन जिसको रख रहा है वो तो डांटेगा, मुख्य शिक्षक डांटता है। फिर वो समझाता है कि देखो, तुम शाखा में मुख्य शिक्षक के लिए थोड़े आते हो, हम तो देश के लिए जाते हैं शाखा में, तो जाना चाहिए ना। हम शाखा में नहीं जाएंगे तो हमें घाटा है, मुख्य शिक्षक थोड़े घाटा है, इसलिए जाना चाहिए। फिर वो आने के लिए हाँ कहता है, फिर धीरे से कहता है चाय पीते पीते, अरे भी देखो मुख्य शिक्षक है तो उसका तो काम है डांटना, वो तो डांटेगा ना, नहीं तो अनुशासन कैसे रहेगा, तो वो तो डांटेगा। लेकिन हमको तो देश के लिए जाना है, तो इससे नाराज नहीं होना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए। चलो शाखा में आते हो ना, तो वो शाखा में आना शुरू कर देता है। फिर वो भी धीरे धीरे समझता है कि मुझे विलंब से नहीं आना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो अनुशासन सिखाने के भी रास्ते अलग होते हैं। निकाल दो 3 बार, या अभी चिंतन सत्र में चलता है ना, लोग जुड़ते हैं और फिर उपस्थिति कम होती जाती है तो सब चिंता करते हैं, 3 दिन निरंतर अनुपस्थित रहे तो नाम निकाल दो उसमें से। क्यों निकाल दो? क्यों रहा तो क्या कठिनाई है, क्या आपत्ति है? अरे तो पट पर तो हमारी 100 की संख्या है और उपस्थिति 58 ही रही, तो हमारा मानस खराब होता है ना, लोगों का भी कम होता है कि इतनी कम उपस्थिति, इतनी कम उपस्थिति। हाँ, पट पर ही 50 है और उसमें से 48 रही तो अच्छा लगता है कि हाँ 48 उपस्थिति है। तो इसके चलते नाम ही निकाल दो, संघ नाम नहीं निकालेगा कभी। वंस स्वयं सेवक, ऑलवेज स्वयं सेवक, ऐसा होता है। और फिर जो शाखा में आता है संघ का, तो वो वर्तमान स्वयं सेवक है, जो नहीं आता है वो पोटेंशियल स्वयं सेवक है, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। इसलिए आज वो स्वयं सेवक नहीं है, ठीक है, शाखा में नहीं आ रहा है, पोटेंशियल स्वयं सेवक तो है। तो ऐसे संघ के मार्ग और पद्धति बहुत अलग है। चलो आज संघ पुराण हो गया। नहीं, हाँ, हमारी बात माने, इतना इतना हमारा सामर्थ्य होना चाहिए। तो श्रद्धा से, आदर से माने, बुद्धि से माने, सहमति से स्वीकार करे। बाकी कोई भी
जोर जबरदस्ती से किसी से मनवाना ये सही रास्ता ही नहीं है। वो तो जब तक उसको कोई न कोई विवशता है, कोई न कोई स्वार्थ है, तब तक तो आपकी बात मानेगा। जिस दिन वो स्वतंत्र हो गया, आपकी गरज नहीं रही उसको, उस दिन आपकी बात नहीं मानेगा, उतना ही नहीं आपसे विमुख हो जाएगा। बात ही नहीं करना, देखो बहुत डांट खाई है, अब क्यों डांट खाए? मानना पड़ता था तब मानते थे, आज मानने की कोई गरज नहीं है। ऐसा है। दूसरों को करने देंगे फिर ऐसा होगा। तो आलोचना हमको ही करनी चाहिए, हमारे अंदर करनी चाहिए, बाहर नहीं करनी चाहिए। तो हम भी करते हैं, हम भी जानते हैं कि संघ की क्या क्या कठिनाई है, किसमें क्या जिसको जिसको कहते हैं कि दुर्बलता है, कहाँ क्या जो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा तो बहुत जानते ही है ना कि होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसा भी जानते हैं। लेकिन उसमें जैसे कानून, न्याय और दंड की व्यवस्था में जिस प्रकार से एक्शन लिया जाता है, ऐसा एक्शन लेने से नहीं होता। वो उपाय नहीं है, इसलिए अगर वो समर्थ उपाय होता, राज्य चलता है तो कानून, दंड, न्याय सब होता है। वो तो जैसे न्यायालय में न्याय होगा वैसे ही न्याय होगा, अगर राज्य व्यवस्था में देखेंगे तो। परंतु कुटुंब व्यवस्था में भी न्याय, कानून और दंड की वैसी व्यवस्था नहीं होती जैसी राज्य में होती है। स्खलन तो कुटुंब में भी होता है, हमारे पुत्र पुत्रियों का भी होता है, भाई का भी होता है, सभी का होता है स्खलन, दोष आदि सब, नहीं मानना, ये सब होता है। परंतु उसमें भी राज्य की व्यवस्था के अनुसार दंड विधान नहीं होता, राज्य की व्यवस्था के अनुसार कानून नहीं लागू होते, न्याय वैसे नहीं किया जाता, वो कुटुंब की तरह किया जाता है। तो संघ की पद्धति कुटुंब की पद्धति है, परंतु 5, 6, 7, 8, 10 लोगों का कुटुंब एक क्लोज्ड यूनिट है, संघ क्लोज्ड यूनिट नहीं है। इसलिए भावना तो कुटुंब की ही है, परंतु कुटुंब की तरह कड़ाई भी नहीं हो सकती। कुटुंब में कड़ाई हो सकती है, संघ में उस रूप में नहीं होती। कड़ाई तो होती है, माने जहां आप देखेंगे संघ की शाखा में सम्यक माने सम्यक ही होता है, समय पर माने समय पर ही होता है। और चप्पल आपको पंक्ति में रखना है तो रखे ही जाते हैं, गणवेश पहनना है तो पहनना ही है। किसी को भी गणवेश नहीं है तो जहां गणवेश अनिवार्य बनाया ऐसे कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी हो, नहीं मिलेगा। सरसंघ चालक को भी विलंब से आने की अनुमति नहीं है, किसी भी कार्यक्रम में वो विलंब से नहीं आएंगे। इधर हमारी गोष्ठियों में सरसंघ चालक जी अगर पूरा समय रहने वाले हैं तो पूरे सत्रों में बिल्कुल समय से पूर्व उपस्थित होंगे, माने होंगे ही। वो अनुशासन का भंग सरकार्यवाह भी नहीं करेंगे, सरसंघ चालक भी नहीं करेंगे। तो ये आंतरिक अनुशासन तो है, परंतु जो अनुशासन को मानने की क्षमता नहीं रखता है उसके ऊपर नहीं लागू करेंगे। स्वयं के साथ कठोर, अन्यों के साथ उदार, ऐसी पद्धति की जो नीति है वो ऐसी है कि स्वयं के साथ कठोर, अन्यों के साथ उदार, ऐसा व्यवहार करो। संघ पुराण की बहुत बातें हो गई आज का पुनरुत्थान को कितना समर्थन है। संघ जानता है कि हम क्या कर रहे हैं और उसका मूल्य भी समझता है, परंतु हमारे इसमें ना सीधे संघ के स्वयंसेवक तो 2-3 ही हैं,
एक संदीप जी हैं, एक मधुसूदन जी हैं, बाकी समीर भाई हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं। बाकी कोई संघ का नहीं है स्वयंसेवक, सीधा-सीधा स्वयंसेवक नहीं है, नहीं पाते, क्योंकि वे भी संघ के अन्य क्षेत्र से जुड़े हैं, सीधे संघ से नहीं जुड़े हैं। संघ की शाखा में और संघ शिक्षा वर्ग में जो रगड़ होती है, वो रगड़ जब तक नहीं हुई तब तक तो नहीं होता। बताइए समरसता निर्माण करने के लिए कैसे-कैसे खेल और ऐसी गतिविधियां होती है। एक तो बहुत प्रचलित है, मैंने पिकनिक पर जाना है, सब घर से भोजन लेकर आते हैं। फिर मंडल में बैठते हैं भोजन करने के लिए, सब अपना-अपना भोजन अपने सामने रखते हैं। फिर वो जो मुख्य शिक्षक होता है वो कहते हैं उत्तिष्ठ, खड़े होते हैं, दक्षिणाव्रत और फिर प्रचल माने दाहिने घूमो और चलो, वो चलने लगते हैं, भोजन वहीं के वहीं, ये मंडल में ही चलने लगते हैं। कुछ समय के बाद कहते हैं स्तब, खड़े रहे, वामवृत्त, बाईं तरफ, उपविश्य, बैठ गए। दूसरे किसी का भोजन का डिब्बा सामने है, हमारा दूसरे किसी के सामने है। तो कोई-कोई जो चाव से अपना मुझे बहुत अच्छा लगता है वो भोजन मैं लेकर आई हूँ, तो मैं नहीं खाऊँगी, वो सामने वाला खाएगा और उसका हम खाएँगे। तो ये माने किसका क्या है कोई, और कोई कोई भी नहीं पूछता संघ में। अभी दिल्ली में विज्ञान भवन में जो कार्यक्रम हुआ था संघ परिचय का, तो उसमें मोहन जी किसी प्रश्न के उत्तर में जाति के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या अभिप्राय है, तो उन्होंने कहा संघ में कोई जाति नहीं पूछता। जब मैं सरकार्यवाह बना तो सह सरकार्यवाह सुरेश जी सोनी बने, भैया जी जोशी बने, ये सब बने। तो अखबारों में ऐसा आया कि संघ में तो अभी ब्राह्मणों की ही बहुमति है, देखो सरसंघ चालक ब्राह्मण है। और कंपेंसेट करने के लिए सह सरकार्यवाह में सुरेश जी सोनी को भी स्थान दिया है, तो वो तो ओबीसी है। तो मोहन जी ने कहा कि मैंने सुरेश जी को उसी दिन जो पता चला कि सुरेश सोनी ओबीसी है, मैंने पूछा कि आप ओबीसी में आते हैं, तो उन्होंने केवल हंस दिया, हाँ या ना, कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने कहा हाँ, शुरू हुआ वो ब्राह्मणों ने किया, नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तो महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में ब्राह्मणों का अधिक प्रतिनिधित्व होता है। फिर चाहे समाजवादी हो या साम्यवादी हो या कैसे भी हो, ब्राह्मणों का वर्चस्व माने ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए संघ में भी प्रारंभ में ब्राह्मण 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 इनकी अधिकता रही, लेकिन अब धीरे धीरे नीचे से ऊपर आते हैं, बाहर से तो ऊपर आते नहीं। तो नीचे जब और जातियों की संख्या बढ़ती गई शाखा में, तो फिर वो प्रांत प्रचारक हैं, कार्यवाह हैं, फिर क्षेत्र प्रचारक, क्षेत्र कार्यवाह, फिर अखिल भारतीय सह कार्यवाह, ऐसे पहुंच जाते हैं। हम कोई आरक्षण की तरह हमारी कार्य समिति में इतने तो ओबीसी होने ही चाहिए, ऐसा नहीं करते, या ब्राह्मण ब्राह्मण ही अधिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं करते। अगर स्वाभाविक रूप में 20% ओबीसी आए तो 20%, 50% आए तो 50% और 5% आए तो 5%। ये देख कर नहीं करते कि 5% हमारी आलोचना होगी, इसलिए और 2-3 लोगों को ओबीसी को कार्यकारिणी में स्थान दे दो, ऐसा नहीं करते। स्वाभाविक क्रम में जो आता है वो आता है। इसलिए आलोचना तो बहुत होती है, लेकिन संघ अपनी मूल पद्धति और सिद्धांत छोड़ता नहीं है।
तो ये कार्य पद्धति संघ जैसी और कहीं पर भी नहीं है, तो उसको नहीं छोड़ना। चाहे आलोचना और संकट तो क्या कम झेले हैं, एक भी सामाजिक संगठन ने संघ के जितना संकट नहीं झेला है। कितनी बार प्रतिबंध लगे थे। 1948 में सीधा ही गांधी हत्या के समय प्रतिबंध लगा संघ में, और जैसा सिखों का नरसंहार हुआ है ना, ऐसा 1948 में ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ है महाराष्ट्र में। चुन चुन कर मारा है, बहुत हत्याएं हुई, लेकिन वो प्रकाश में नहीं आया क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। एक बार तो ऐसा आ गया था समय जब संघ ने कहा कि सब प्रचारक अपने अपने घर जाएंगे, अभी हमारी खर्च की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो बहुत संभल गया मामला। तो ऐसे बहुत संकटों में से अभी यहाँ तक पहुंचा है। इतना टिके रहना, यही सामर्थ्य बढ़ाने वाली बात है। जो ऐसे संकटों को झेल गया, वो और क्या नहीं झेलेगा। परंतु वही जो मैंने एक बार कहा था कि ऐसे संगठन को नष्ट करना वो संगठन के ही हाथ में रहता है। दो बातें दत्तोपंत जी ने बताई थी कि संगठन को संगठन पर संकट कब आता है, जब कंफर्ट लविंग कार्यकर्ता और स्टेटस कॉन्शियस लीडर्स, ये जब होता है, मैं प्रांत प्रचारक हूँ, मेरी व्यवस्था सबके साथ कैसे हो गई, मुझे अलग कमरा क्यों नहीं लिया, खत्म मामला, वहीं से गड़बड़ शुरू होता है। या सर्वसामान्य स्वयंसेवक कहता है, अरे यहाँ सोने के लिए गादी भी नहीं है, पलंग भी नहीं है, भोजन में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अगर वाहन नहीं है तो हम तो नहीं आएंगे, जनरल में बैठकर कभी आया जाता है क्या, ऐसा कहने लगे तो फिर संकट है। बाकी तो लोगों ने चने खा खा कर संघ की शाखा चलाई है। हम कितनी बार जनरल में प्रवास करके गए हैं। बाकी हम तो बहुत नए, बहुत बाद में आए ना, कितने 60 वर्षों के बाद आए। हम तो संघ के 60 वर्ष हो गए थे, उसके बाद हमने तो शुरू किया। तो भी हमने जनरल में, स्लीपर में, पुनरुत्थान में नहीं आई थी तब तक मैंने कभी एसी में प्रवास नहीं किया। भाऊराव जी को डॉक्टर साहब ने उत्तर प्रदेश में भेजा, तो वो तो विद्यार्थी थे तब, बीकॉम की परीक्षा देना था, तो किसी अपने परिचित व्यक्ति का उनको निवास की व्यवस्था कर दो, इसके भोजन की वो स्वयं कर लेगा, ऐसा करके पत्र लेकर भेजा था। कॉलेज में प्रवेश हुआ बीकॉम के इसके लिए, तो वे गुब्बारे बेचकर, चने खाकर रहते थे। फुटपाथ पर गुब्बारे बेच से जो पैसे मिलेंगे उससे निर्वाह करना, निवास की व्यवस्था घर में थी ऐसे। फिर घर के भी काम में हाथ बटाना, ऐसा करके शाखा लगाओ, बस शाखा संघ का काम करना। बीकॉम में यूनिवर्सिटी फर्स्ट आई, एलएलबी किया, यूनिवर्सिटी टॉप आई, परंतु ऐसे गुजारा ऐसे किया और संघ का काम ऐसे बढ़ाया। दीनदयाल जी, अटल जी, ये सब उनके शिष्य थे। वे प्रचारक थे। जी देखो, जी संघ की शक्ति यही है, बाकी तो क्या है। तो ऐसे भी होते हैं, बहकने वाले भी होते हैं, सब सभी प्रकार के होते हैं, परंतु
मूल शक्ति इसी में है। और भारत का जनमानस जो है वो भी सही में इसी से प्रभावित होता है। बाकी लोगों के पीछे जाता होगा, लाभ लेने के लिए भी लोग बहुत खुशामद करते हैं। लेकिन भारत तो परंतु हमेशा त्याग और आध्यात्म से प्रभावित होता है। ताई हाँ, स्वामी विवेकानंद जी हाँ, ने भी तो कहा इसी था, आप बताते हैं ना? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। भारत के युवा के 2 ही आदर्श है, त्याग और सेवा। ऐसा है। चलो फिर आज